नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारत में जितने भी स्तूप हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। भारत के जितने भी स्तूप कब कब बने, उनकी क्या विशेषता है, वो कहाँ पर स्थित हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं स्तूप से रिलेटेड वो सारे मैं आज बताऊँगा। तो सारे ही आप ध्यान से देखिए, सारे स्तूप ही एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, स्तूपों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं उन सभी भारत के स्तूपों के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्तूप, तो स्तूप से 3 क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। स्तूप क्या है, स्तूप के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, या फिर स्तूप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले सारे स्तूपों को बताने से पहले ये समझेंगे कि मेन स्तूप होता क्या है। ठीक है, स्तूप क्या है, स्तूप के प्रमुख अंग क्या क्या हैं, या फिर स्तूप कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर देखेंगे हम कि स्तूप क्या है और ये कब से इसके बारे में जाना जाने लगा, तो मूलतः स्तूप जो है इसका अगर संबंध देखेंगे तो बौद्ध पीरियड से आता है, बौद्ध कला से या बौद्ध काल से। ठीक, क्योंकि बुद्ध से रिलेटेड है। लेकिन इससे भी पहले इसका जो प्रयोग है वो वैदिक से भी मिलता है। जो वैदिक काल है हमारा, उसमें भी स्तूप शब्द का प्रयोग हुआ है, ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो स्तूप है वो बौद्ध काल से संबंधित है या बौद्ध कला से संबंधित है, ये इसके भी पहले वैदिक काल से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर पूछेगा कि स्तूप शब्द का प्रथम बार कहाँ पर देखा गया है, स्तूप शब्द या कहाँ पर अंकन है, तो आप ऋग्वेद करेंगे या फिर वैदिक काल। ठीक है, अगर ऑप्शन में है वैदिक काल या ऋग्वेद तब, नहीं तो बौद्ध पीरियड या बौद्ध आर्ट जो है उसमें तो स्तूप का बहुत महत्व है। स्तूप का जो मेन शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है एक ढेर। ठीक है, जिसको बोलते हैं किसी भी सामग्री का ये जो ढेर होता है उसको बोलते हैं, या फिर मिट्टी का ढेरा, या मिट्टी का ढेरा भी बोल सकते हैं, मिट्टी का ढूहा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है स्तूप का मिट्टी का ढूहा या मिट्टी का ढेरा। और बौद्ध में, अगर बौद्ध काल में देखेंगे या बौद्ध कला में, तो स्तूप का जो यूज़ है वो पूजा स्थल के रूप में होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि स्तूप क्या है। तो स्तूप मूल रूप से, स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है वो मिट्टी का ढेरा या मिट्टी का ढूहा है। ठीक है, और स्तूप जो है, स्तूप का संबंध सामान्यतः बौद्ध कला से जोड़ा गया है, लेकिन स्तूप का प्रयोग वैदिक काल से ही मिलने लगता है। ठीक है, यहाँ से तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखेंगे, ये पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल ही रखेगा। ठीक, इसके बाद अगर देखेंगे कि नेक्स्ट देखेंगे कि स्तूप के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, वो जितने भी अंग हैं स्तूप के वो मैं सारे डिटेल से बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम देख लेंगे। तो स्तूप जो है, अगर ये देखेंगे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे छत्र है, हर्मिका है, ये अंड भाग है, ये यष्टि है। इन सारे पार्ट को अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। हर्मिका है, ठीक है, ये छत्री है, यहाँ पे ये तोरण द्वार है, ये तोरण द्वार है, ये मेधी है, वेदिका, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ। तो ये जितने भी पॉइंट हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रदक्षिणा पथ क्या है। ठीक है, या फिर हर्मिका क्या है, अंड भाग क्या है, ठीक है, यष्टि क्या है, मेधी क्या है, वेदिका क्या है, तोरण द्वार क्या है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके पार्ट, अगर स्तूप के पार्ट आप अच्छे से याद रख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो एक एक करके सारे पार्ट को देखते हैं कि कौन सा पार्ट का नाम क्या है और वो क्यों बना है। सबसे पहले देखेंगे अंड भाग। ठीक है, जो स्तूप का मेन है, अर्धवृत्ताकार जो एरिया है उसे ही अंड बोलते हैं। सिंपली ऐसे याद रखेंगे, स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना है, वो सबने ही देखा है, अर्धवृत्ताकार है।
जिसे कि अंड कहा गया है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में याद रखेंगे। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना है जिसे कि अंड कहा गया है। ठीक है, आप देखेंगे इमेज में ये जो पार्ट है ये अंड है। ठीक है, ये जो हमारा अर्धवृत्ताकार है ये अंड है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। ये अंड क्या है देखिए, यहाँ पर बताया भी है अंड। ठीक, तो ये जो हमारा पार्ट हो गया अर्धवृत्ताकार वो हो गया अंड। सेकंड देखेंगे मेधी। ठीक है, कि मेधी क्या है। मेधी उस गोल चबूतरे को कहते हैं, ठीक है, जिस पर कि स्तूप का मुख्य अंग बना रहता है। मेधी मूल रूप से गोल चबूतरा है, इसके ऊपर स्तूप का जो मुख्य अंग होता है वो बना होता है। ठीक है, इमेज में आप देखेंगे कि मेधी क्या है। ठीक है, ये देखिए ये मेधी है, ये वाला पार्ट, ये वो पार्ट है जिस पर कि स्तूप की जो संरचना है वो बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, मेधी वह गोल चबूतरा है, वो बेस है। ठीक है, वो बेस है जिसके के ऊपर स्तूप बना होता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया मेधी। ठीक, सेकंड पॉइंट मेधी हो गया। थर्ड देखेंगे हमारा छत्र। ठीक है, कि छत्र क्या है। तो छत्र जो है, जो अस्थि पेटिका होती है, यहाँ पे अस्थि पेटिका के ऊपर एक पत्थर की यष्टि खड़ी की जाती है। यष्टि मतलब एक स्तंभ मान लेंगे। ठीक है, अब ये जो रहता है अस्थि पेटिका के ऊपर, अभी मैं इमेज में दिखाऊंगा आपको। अस्थि पेटिका के ऊपर एक पत्थर की यष्टि खड़ी की जाती है, उसके शीर्ष पर ऐसे करके छत्र होता है। ठीक है, अभी देखेंगे इमेज में, ये देखिए 3 छत्र यहाँ पे दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके बीच में जो दिख रहा है एक स्तंभ जैसा, उसे ही कहते हैं यष्टि। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। ठीक है, ये अस्थि पेटिका है, अस्थि पेटिका के ऊपर ये यष्टि है, एक मान लेंगे पतला सा स्तंभ है, उसमें जो छतरी जैसा लगा हुआ है ये है छत्र। मूल रूप से देखेंगे तो ये जो छत्र होता है 3 होता है। ठीक है, लेकिन सांची के बहुत सारे जो स्मारक है वहां पर ये 5 भी मिला हुआ है। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स 3 ही होता है, 5 भी होता है और कहीं कहीं 1 भी होता है। तो ये पार्ट है छत्र। ठीक है, समझेंगे कि जो छत्र है वो हमारा ये अस्थि पेटिका हो गई, इसके ऊपर ये यष्टि हो गया, इसी में ये जो होता है ये होता है छत्र। ठीक है, ये याद रखेंगे बहुत इजी वे में। नेक्स्ट देखेंगे हर्मिका। ठीक है, हर्मिका क्या है। तो हर्मिका जो है, जो अंड होता है, ठीक है, अंड के ऊपर जो है छज्जे जैसी एक संरचना होती है, उसे बोलते हैं हर्मिका। यहाँ इमेज में देखेंगे। ठीक, ये हर्मिका, ये अंड भाग जो है, अंड भाग के ऊपर एक छज्जा बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे इस इमेज में। ये जो पार्ट है अंड के ऊपर जो बना हुआ है, जिसको मैं पूरा रेड कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये है हर्मिका। ठीक है, सारे ही पार्ट के नाम याद रखिए और वो कहाँ पे है। तो ये हर्मिका हो गई, हर्मिका के ऊपर यष्टि है, यष्टि में छत्र लगे होते हैं। ठीक है, तो हर्मिका के लिए याद रखेंगे, ये अंड है, अंड के ऊपर छज्जे जैसी जो है ये आकृति है, इसे ही कहते हैं हर्मिका। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझेंगे तो। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो आकृति है ये हो गई हर्मिका। ठीक, ये रॉड जो है ये हो गया यष्टि। ठीक है, इसमें जो छत्रियां लगी हैं वो हो गया छत्र। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ सबको पता है कि परिक्रमा जो करते हैं, परिक्रमा करने वाले स्थान को बोलते हैं। किसी भी मंदिर या फिर कोई भी स्थापत्य हो, पूजा स्थल, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, तो प्रदक्षिणा पथ नॉर्मली याद रख लेंगे। ये देखिए इसमें ये स्तूप है, स्तूप, और ये जो बीच में गैप है, यानी यहाँ पर आप, ये है प्रदक्षिणा पथ, यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, तो परिक्रमा करने वाला जो स्थान है वो है प्रदक्षिणा पथ। ठीक, सिंपल वे में याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा तोरण द्वार, कि तोरण द्वार क्या है।
तोरण द्वार जो है आ, वेदिका जो होती है स्तूप में, वेदिका के चारों तरफ तोरण द्वार बने होते हैं। ठीक है, मेन रूप से मान लेंगे ये स्तूप है तो ये 4 तोरण द्वार होते हैं। ठीक है, मूल रूप से 4 तोरण द्वार होते हैं चारों दिशाओं में, जो कि दिक्पालों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दिक्पालों के प्रतीक है। अगर पूछेगा कि जो 4 तोरण द्वार हैं वो किसके प्रतीक हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे दिक्पालों के। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेंगे। इसके बाद अगर तोरण द्वार की बनावट देखेंगे कि कैसे बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इमेज में ये 2 स्तंभ हैं और 2 पर ये 3 पट्टियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, 2 स्तंभ होते हैं, 2 स्तंभों पर 3 पट्टियाँ लगी होती हैं। देखेंगे ऐसे 2 स्तंभ होंगे तोरण द्वार पे और ऐसी 3 पट्टिकाएं होंगी। ठीक है, जो कि पूरी पट्टिकाओं पे पूरा मूर्तियां बनी होंगी तमाम तरह की। ठीक, और इसका ये जो कुछ भाग बाहर निकला होता है इस पर भी चक्र वगैरह बने होते हैं बुद्ध से रिलेटेड। तो तोरण द्वार याद रखेंगे कि स्तूप कला में वेदिका में चारों तरफ 4 तोरण द्वार बने होते हैं और ये जो तोरण द्वार हैं ये दिक्पालों के प्रतीक हैं। और ये जो तोरण द्वार है अलंकृत बने होते थे। ठीक है, तो इतने पार्ट हैं, सारे पार्ट को आप देख लीजिए। तोरण द्वार हो गया, प्रदक्षिणा पथ, हर्मिका, ठीक है, और छत्र, इसके बाद है मेधी और अंड। ठीक है, ये सारे पार्ट आप स्तूप में याद रखेंगे। सारे पार्ट भी देख लीजिए कि कौन कौन सा कहाँ पार्ट है। एक वेदिका भी है, ये मेधी के किनारे चारों तरफ एक बाउंड्री जैसी बनी होती है, उसको बोलते हैं वेदिका। ठीक है, ये यहाँ से याद रखेंगे। तो इतने पार्ट हो गए, सारे पार्ट का आप नाम याद रख लेंगे, कौन सा पार्ट कहाँ बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितने उसके पार्ट थे वो क्लियर किए, इसके बाद स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर देखेंगे पहला जो स्तूप है वो है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप वो होते हैं जो बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियों पर बने होते हैं। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे उनके अस्थियों पर जो बने हुए हैं स्तूप, उसे बोलते हैं शारीरिक स्तूप। तो पहला हमारा है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप ऐसे याद रखेंगे, जो बुद्ध थे, बुद्ध जी के शारीरिक अवशेषों पर, जो अवशेष हैं उनके, उन पर जो स्तूप बने हैं उसको बोलते हैं शारीरिक स्तूप। अवशेषों में ऐसे याद रख लेंगे जैसे कि उनके बाल हैं, केश हो गए, उनके नख हो गए, ठीक है, दांत हो गए, ये सब जो उनके शरीर के अवशेष हैं उन पर जो स्तूप बने हैं उसको बोलते हैं शारीरिक स्तूप। ठीक, तो स्तूपों के प्रकार में पहला स्तूप है हमारा शारीरिक स्तूप। सेकंड देखेंगे तो वो है पारिभौमिक स्तूप। ठीक है, पारिभौमिक में ये याद रखेंगे, बुद्ध जी ने जितनी भी वस्तुएं प्रयोग की हैं उनसे रिलेटेड उस प्रयोग की गई वस्तुओं पर जो स्तूप बने हैं वो है पारिभौमिक। ठीक है, पारिभौमिक में जैसे आ जाते हैं उन्होंने जो पात्र यूज़ किया है, कोई पॉट यूज़ किया है वो हो जाएगा, उनकी पादुका है, ठीक है, उस पर अगर स्तूप बनाए तो पारिभौमिक, उनका आसन हो गया, ठीक है, उनकी छड़ी हो गई। तो ये सारी उनकी प्रयोग की गई वस्तुएं हैं, जिस पर अगर स्तूप बनेगा तो वो हो जाएगा पारिभौमिक। ठीक है, शारीरिक जो था वो बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बना है। ठीक है, दूसरा जो है वो बुद्ध जी के प्रयोग की गई वस्तुओं पर जो स्तूप बना है वो है पारिभौमिक। थर्ड पर आएंगे, थर्ड है हमारा उपदेशिक स्तूप। ठीक है, बुद्ध जी के जीवन की जो घटनाएं हैं, ठीक है, जीवन की घटनाओं से संबंधित या फिर जहाँ पर उन्होंने अपने व्याख्यान दिए हुए हैं यात्रा के दौरान, यात्रा में वो जिस जिस स्थान पर गए और वहाँ पे
व्याख्यान वगैरह दिए, तो वहाँ पर जो स्तूप बना है वो हो जाता है उपदेशिक स्तूप। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित और उनकी यात्राओं से पवित्र हुए स्थानों पर बने स्तूप को बोलते हैं उपदेशिक। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद जो है वो है संकल्पित स्तूप। जो संकल्पित स्तूप है ये है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, बौद्ध तीर्थ स्थल, उस पर जितने भी लोग जाते हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, ठीक है, वो कोई मनोकामना उनकी जब पूर्ण होती है, यानी कि इच्छा पूर्ति, ऐसे समझ सकते हैं कि इच्छा पूर्ति हो जाने पर जो दर्शनार्थी या फिर उपासक होता है वो जिस स्तूप का निर्माण कराता है उसको बोला जाता है संकल्पित। ठीक है, जैसे किसी भी मन्नत मांग लेने पर अथवा इच्छा पूर्ति हो जाने पर जो दर्शनार्थी या उपासक होता है वो जिस स्तूप का निर्माण करवाता है वो होता है संकल्पित स्तूप। ठीक है, तो ये हैं 4 प्रकार के होते हैं स्तूप। पहला शारीरिक, बुद्ध जी के शरीर के अवशेषों पर बने हुए स्तूप। दूसरा है पारिभौमिक, बुद्ध जी के प्रयोग की गई वस्तुओं पर बने स्तूप। तीसरा है उपदेशिक, बुद्ध जी की जीवन की घटनाएं और उनके यात्रा से संबंधित जो स्थान है उस पर बने हुए स्तूप। 4th नंबर पे जो है संकल्पित, यानी जो दर्शनार्थी हैं या उपासक हैं उनकी इच्छा पूर्ति हो जाने के बाद वो जो स्तूप का निर्माण कराते हैं वो हो जाता है संकल्पित। तो ये 4 प्रकार के स्तूप हो गए हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आएंगे। जितने स्तूप हैं हमारे भारत में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस स्तूप हैं, उनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा स्तूप आता है, पहला वो है सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का महास्तूप भी बोलते हैं। तो ये जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लोकेशन अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल से 46 किमी दूर, रायसेन जिले में। ठीक है, ये लोकेशन जरूर याद रखेंगे, पूछता है। जिला जो है वो रायसेन है। ठीक है, सांची का महास्तूप जो है ये भोपाल से 46 किमी दूर रायसेन जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब इस पे आएंगे, इसका निर्माण किसने कराया है? तो निर्माण करवाया है अशोक ने। जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अशोक ने निर्माण कराया इसका। सांची के महास्तूप का जो निर्माण है वो कब हुआ है? तो मौर्य काल में, क्योंकि अशोक जो राजा थे वो मौर्य काल के राजा हैं अशोक। ठीक है, तो याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में अशोक ने बनवाया था और ये मौर्य काल में बना है। ठीक है, अब वर्तमान में इसकी खोज किसने की है? तो वर्तमान में 2 लोगों को खोज का श्रेय जाता है। पहले तो है जर्नल टेलर। ठीक है, टेलर जी फर्स्ट हो जाएंगे, या फिर मेजर कोल। ठीक है, इन 2 लोगों को इसके अध्ययन का श्रेय जाता है। तो ये 2 लोगों को आप याद रखेंगे कि किसने सांची के महास्तूप का खोज किया है या फिर विस्तृत अध्ययन किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि ये विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ है? ठीक है, जितने आ सकते हैं क्वेश्चन विश्व धरोहर में, तो 1989 में ये विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। ठीक है, सांची स्तूप को 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक, इतने पॉइंट हो गए। तो सांची स्तूप से इतने पॉइंट कम से कम आप याद रखेंगे। ठीक है, कि लोकेशन क्या है, लोकेशन और किस राजा ने बनाया है, किस पीरियड का है, किसने वर्तमान में इसका अध्ययन किया है विश्व धरोहर सूची में, ये कब शामिल हुआ है। इसके बाद अगर आएंगे तो ये भी पूछता है कि जो तोरण द्वार हैं वो अलंकृत कब किए गए? तो वो सातवाहन पीरियड में। ठीक है, सातवाहन पीरियड में सांची के महास्तूप का जो तोरण द्वार है वो अलंकृत किया गया। अगर डिटेल में जाएंगे इससे और, तो गुंबद जो है, जो मेन गुंबद की ऊंचाई है
वो 54 फीट है। ठीक है, सांची के महास्तूप की। और जो व्यास है, जो गोल आधार है, उसका जो पूरा व्यास है वो 120 फीट है। ठीक है, गुंबद के चारों ओर जो चबूतरा बना हुआ है, तो चबूतरे की जो ऊंचाई है वो है 16 फीट। ये याद रखेंगे जानकारी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो तोरण है, जो अलंकृत तोरण बने हुए हैं चारों तरफ, वो कितने ऊंचे हैं? तो वो 34 फीट के हैं। ठीक, गुंबद की ऊंचाई 54 फीट, व्यास जो है 120 फीट, चबूतरे की ऊंचाई 16 फीट, अलंकृत तोरण की जो लंबाई है वो 34 फीट। तो इतनी चीजें हैं सांची के स्तूप से रिलेटेड। ठीक है, ये इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा स्तूप है वो है भरहुत स्तूप। ठीक है, भरहुत से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो जो भरहुत स्तूप है ये हमारा स्थित है मध्य प्रदेश में, ये भी है एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसकी जो खोज की है वो की है कनिंघम जी ने। ठीक है, कनिंघम ने खोज की है 1873 में, ये खोजकर्ता हो गए। ठीक है, इसमें भी जो स्तूप का व्यास वगैरह है, व्यास अगर देखेंगे स्तूप का तो 68 फीट है। तोरण जो बना है, यहाँ पर भी तोरण है, तो तोरण की जो ऊंचाई है वो 22 फीट है। ठीक है, वेदिका जो बनी है, वेदिका की जो ऊंचाई है वो 7 फीट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछता है, ये जो वेदिका है और ये जो तोरण द्वार है, वेदिका और तोरण द्वार के जो अवशेष बचे हैं वो कहाँ संग्रहित हैं? ठीक है, क्योंकि नष्ट हो चुका है, तो जो अवशेष हैं वो कहाँ संग्रहित हैं? तो दो जगहों पे संग्रहित हैं। पहला तो कोलकाता संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय। दूसरा जो है वो इलाहाबाद का जो म्यूनिसिपल संग्रहालय है वहाँ पर, तो इलाहाबाद संग्रहालय। ठीक, दो जगहों पर भरहुत स्तूप के तोरण और वेदिका की अवशेष सुरक्षित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भरहुत से आता है कि किस स्तूप में सबसे ज्यादा यक्ष यक्षिणियों के अंकन है? यक्ष यक्षिणियों का सबसे ज्यादा अंकन किस स्तूप में है? ठीक है, तो वो भरहुत स्तूप में। यहाँ पर जितनी भी यक्ष प्रतिमाएं मिली हैं उसमें जैसे कुबेर हैं, कुबेर की प्रतिमा मिली है, सुप्रवास की मिली है। ठीक है, ये सारे लोग यक्ष हैं। और सुचिलोमा का मिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यक्षिणियों की प्रतिमाएं मिली हैं भरहुत स्तूप से। यक्षिणियों में देखेंगे तो सुदर्शना की प्रतिमा मिली है। ठीक, अंकन है वहाँ पे, चंद्रा है। तो ये सब याद रखेंगे कि ये भरहुत स्तूप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्तूप है वो देखेंगे, वो है अमरावती स्तूप। ठीक है, थर्ड हमारा जो है अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप जो है ये आंध्र नरेशों द्वारा बनवाया गया था, आंध्र नरेश। ठीक, सबसे पहले लोकेशन अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये गोदावरी और कृष्णा दो नदियां थी, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच एक अन्य शैली का विकास हुआ था जिसको बोलते हैं अमरावती। ठीक है, एक तरफ गोदावरी नदी थी, एक तरफ कृष्णा नदी, तो वहीं पे एक सेंटर था, वो कला की दृष्टि से विकसित हुआ जिसका नाम है अमरावती। ठीक, वहीं पर यह स्तूप है। एग्जैक्ट अभी लोकेशन देखेंगे तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो जिला है वो गुंटूर है। ठीक, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे, ये कृष्णा नदी हो जाएगी, कृष्णा नदी के किनारे धारड़ी कोट नामक स्थान पे, धारड़ी कोट। ठीक है, लोकेशन देखिए, यहाँ फर्स्ट पॉइंट आंध्र प्रदेश में स्थित है, गुंटूर जिले में, कृष्णा नदी के किनारे, धारड़ी कोट नामक स्थान पर। ठीक है, ये सीक्वेंस क्लियर रखेंगे।
आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे धारड़ीकोट नामक स्थान पर यह स्तूप स्थित है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर इसमें एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे किसने सबसे पहले खोज की है, तो 1797 में मैकांजी ने खोज की थी। ठीक है, इस स्तूप की खोज कर्नल मैकांजी ने की थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसका अध्ययन किया है, यहाँ से मूर्तियाँ विदेश ले गए हैं, बट सबसे पहले अगर देखेंगे तो मैकांजी। ठीक है, अमरावती स्तूप सबसे पहले मैकांजी। स्तूप के बारे में देखेंगे तो स्तूप का जो व्यास था, ठीक है, माना जाता है 160 फीट, और जो ऊंचाई थी अभी तो नहीं है, माना जाता है, अनुमानित है कि 90 फीट रही होगी, 90 से 100 फीट। और वेदिका जो थी, वेदिका की जो ऊंचाई मानी जाती है वो है 13 फीट। ठीक है, ये अनुमानित है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, लगभग 136 स्तंभ प्राप्त हुए थे। ठीक है, स्तंभ और पट्ट सूचिकाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक, ऐसी पट्ट सूचिकाएं जिसपे कि कुछ अंकन है। ठीक है, जिसको सूचिकाएं बोलते हैं, सूचिकाएं प्राप्त हैं और स्तंभ प्राप्त हैं। और जो जितने भी, चाहे वो स्तंभ हो चाहे वो सूचिकाएं हो, दोनों ही जो है अलंकृत हैं। ठीक है, अलंकृत हैं। दो विशेषताएं हैं, पहला अलंकृत और दूसरा जो है उस पर जातक कथा का अंकन है। ठीक है, जातक कथा सबको पता होगा कि जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, उसको जातक कथा बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्तंभ और पट्टिकाएं मिली हैं उस पर जातक कथा बनी हुई है और वो अलंकृत है। तो इतना है अमरावती स्तूप पे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्तूप है वो है धर्मराजिका स्तूप। जो धर्मराजिका स्तूप है, ये स्थान देखेंगे तो यूपी में है। ठीक है, जो जिला है वो वाराणसी। ठीक है, वाराणसी या बनारस को बोलते हैं, तो वाराणसी में स्थित है। उत्खनन जो स्टार्ट कराया था जिसने यहाँ का, 1794 में जो बाबू जगत सिंह थे, उन्होंने उत्खनन स्टार्ट कराया था इसका। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये माना जाता है जो धर्मराजिका है वो अशोक ने बनवाया था मौर्य काल में। ठीक है, सीक्वेंस याद रखेंगे ये जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मौर्य काल, ठीक है, अशोक ने बनवाया। इसके बाद इसमें टाइम टाइम पर सारे ही जितने भी वंश आए उन्होंने काम कराया। मौर्य के बाद जो शुंग वंश था उसमें भी इस पर काम हुआ है। उसके बाद कुषाण में भी कुछ काम हुआ है। ठीक है, गुप्त में भी काम हुआ है इस पर, इस स्तूप पर। ठीक, सबसे आखिरी बार देखेंगे तो पाल वंश ने इसको बनवाया था आखिरी टाइम। ठीक, अंतिम बार। अब ये जो स्तूप है धर्मराजिका स्तूप, इस स्तूप के जो नीचे, ठीक है, कुछ सिक्के मिले हैं जो कि यूनानी राजा के हैं। ठीक है, यूनानी राजा, उसका नाम था जाइलोस द्वितीय। ठीक है, जाइलोस सेकंड, उसके सिक्के मिले हैं यहाँ पर स्तूप के नीचे, तो ये याद रखेंगे। तो धर्मराजिका स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। मूल नाम पूछेगा तो सारनाथ। ठीक है, जो वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है। 1794 में बाबू जगत सिंह ने उत्खनन करवाया था। मौर्य काल में बना हुआ है, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, मौर्य के बाद शुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्त, आखिरी बार पाल वंश में इसका रिपेयरिंग हुआ है। ठीक है, और स्तूप के नीचे जाइलोस द्वितीय के सिक्के मिले हैं। तो इतना है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्तूप, तो ये है चौखंडी। ये भी स्तूप जो है ये भी यूपी में वाराणसी में ही स्थित है, वाराणसी जिले में, वाराणसी जिले के सारनाथ में। ठीक है, चौखंडी स्तूप। ये जो स्तूप है इसका सबसे पहले उत्खनन जो करवाया था 1904 में ओर्टल ने कराया था, बी ओर्टल। ठीक है, बी ओर्टल ने 1904 में सबसे पहले इसका उत्खनन कराया। ये जो स्तूप है ये माना जाता है गुप्त काल का।
ठीक है, अधिकांश जगह लिखा हुआ है कि ये गुप्त काल से पहले का है, लेकिन अधिकांश जो बुक हैं उसमें इसको मेनली गुप्त काल का ही माना गया है। ठीक है, तो ये इतना इसके लिए याद रखेंगे। जो चौखंडी स्तूप है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ में स्थित है। 1904 में बी होटल ने इसकी खोज की है। ये मूल रूप से गुप्त काल का माना जाता है। ठीक है, गुप्त काल में ये गुप्त काल का है और ये ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, अगर कहीं कहीं बुक में देखेंगे तो बी ओर्टल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये बी ओर्टल नहीं है, उसमें दिया होगा कि कनिंघम जी ने कराया है। कनिंघम 1836। अगर कनिंघम नहीं है तब बी ओर्टल करेंगे। ठीक है, क्योंकि बी ओर्टल और कनिंघम दोनों ही वाराणसी में थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। तो पहले सबसे पहले कनिंघम ही आए थे, उसके बाद बी ओर्टल आए थे। तो अगर ऑप्शन में कनिंघम है तो कनिंघम करेंगे, नहीं है तब बी ओर्टल की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो वाराणसी में एक मूलगंध कुटी विहार है, जो मेन मंदिर है वाराणसी का और सारनाथ का, उसकी जो खोज है वहाँ पे बी ओर्टल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देख लेंगे, आपको कनिंघम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा स्तूप है वो देखेंगे, वो है नेलकोंडपल्ली स्तूप। जो नेलकोंडपल्ली स्तूप है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में। ठीक है, खम्मम या खम्माम जिले में इस स्तूप के अवशेष मिले हुए हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त है, तो सिर्फ अवशेषों से पता चला इसके बारे में। तो अवशेष जो मिले हैं सबसे पहले वो 1984 में। ठीक है, 1984 में इसके अवशेष मिले और माना जाता है कि स्तूप का जो व्यास है वो 42 मीटर, ठीक है, रहा होगा। ऊंचाई लगभग जो है 50 फीट थी। यहाँ से उत्खनन में 9 बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, 9 बुद्ध प्रतिमा मिली है यहाँ से। इसके बाद इसका लोकेशन वगैरह याद रखेंगे। नेलकोंडपल्ली आंध्र प्रदेश में है, खम्मम जिले में। 1984 में इसके अवशेष मिले हैं। यहाँ से 9 बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्तूप है वो है नागार्जुनी कोंड। ठीक है, नागार्जुनी कोंड स्तूप बहुत फेमस स्तूप है। ये जो स्तूप है, अभी मैंने अमरावती स्तूप बताया था, उसी के पास है। ठीक है, ये भी सेम गुंटूर जिले में ही है। गुंटूर जिला है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, जहाँ पर अमरावती था वहीं पे गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के, ये भी कृष्णा नदी के तट पर है। कृष्णा नदी है वहाँ पर, उसके बाएं तट पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। ठीक, ये स्तूप जो है नागार्जुनी पहाड़ी पर बना है, इसलिए इसको नागार्जुनी कोंडा बोलते हैं। नागार्जुनी पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले 1926 में जो वहाँ के लोकल लोग थे, गांव वाले सामान्य लोग थे, उनको इसके अवशेषों के बारे में पता चला। ठीक है, आम लोग या गांव के लोग जो थे वहाँ के लोकल, उनको 1926 में, तुरंत 1 साल बाद ही 27 में यहाँ पर जो उत्खनन करता थे वो आ गए। उनका नाम था लॉन्गहर्स्ट। ठीक है, लॉन्गहर्स्ट यहाँ पे आ गए 1 साल बाद ही। ठीक है, उन्होंने उत्खनन किया। उत्खनन में बहुत सारी बौद्ध प्रतिमाएं मिली उनको। ठीक, ढेर सारी बौद्ध प्रतिमाएं मिली, मृण मूर्तियां भी मिली हैं, कार्तिकेय की, हरिति की, ये सारी मूर्तियां यहाँ से मिली। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ की मूर्तियों में विदेशी लक्षण मिले हैं, तो वो है नागार्जुनी कोंड। ठीक है, विदेशी लक्षण, यहाँ की जितनी भी मूर्तियां मिली हैं बुद्ध की, उनमें विदेशी लक्षण है। ठीक है,
ये याद रख लेंगे कि विदेशी लक्षण कहाँ से प्राप्त मूर्तियों में है। और जितनी भी अधिकांशतः चीज़ें जो हैं वो तो विदेश चली गई, बट कुछ जो सामग्री अभी भी है वो वहीं के पहाड़ी स्थित संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। एक यहाँ से शिलापट्ट भी मिला है। ठीक है, शिलापट्ट जो है उस पर कुछ जातक कथाएं अंकित हैं, जो फेमस जातक कथाएं हैं, और बुद्ध के जीवन के दृश्य भी अंकित हैं, जैसे माया देवी का स्वप्न अंकित है इस पर। ठीक है, माया देवी का स्वप्न ये भी अंकित है। जो मार विजय है वो भी अंकित है। ठीक है, तो ये सारे जो दृश्य हैं ये इस शिलापट्ट पे अंकित हैं। तो इतना याद रख लेंगे नागार्जुनी कोंड स्तूप के लिए। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्तूप है वो है पिपरावा स्तूप। ठीक है, 8वां स्तूप जो हमारा है वो है पिपरावा स्तूप। ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। शाक्य वंश द्वारा ये बनवाया गया है। ठीक है, शाक्य वंश, और 1897 में इसकी खोज की है WC पेम्पे ने। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। पिपरवा स्तूप उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है, शाक्य वंश के द्वारा बनवाया गया है। 1897 में WC पेम्पे ने इसकी खोज की है। ठीक है, तो इतने सारे स्तूप हैं, लगभग 8 स्तूप मैंने बता दिए, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो आप पॉइंट वाइज देखिए। 8 स्तूप, और स्तूप 4 प्रकार के होते हैं वो भी बताया। ठीक है, स्तूप के जितने भी पार्ट हैं, अंग, वो भी बताया। तो वो सारी चीज़ें लगभग स्तूप से रिलेटेड इस वीडियो में है। आप पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए वीडियो को। स्तूप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो निश्चित है इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।